हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 12 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। जी और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो हम करेंगे जी प्लस एस बट्टा 2। जिन दो अक्षरों के बीच का अक्षर निकालना होगा उन दोनों को जोड़ करके हमें भाग करना है 2 से। अब जी होता है आपका 7 नंबर पे और एस होता है 19 नंबर पे, तो हम जोड़ेंगे 7 प्लस 19, तो 7 प्लस 19 कितना हो जाएगा 26, और 26 बट्टा 2 करेंगे तो इससे क्या आएगा 13 आ जाएगा। जी 7 नंबर पे एस 19 नंबर पे, 7 और 19 26, 26 बट्टा 2 यानी कि 13, और 13 नंबर पे जो भी लेटर आता होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर पे लेटर आता है एम, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा एम हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन आपको याद रखना पड़ता है ना। A1 पे, B2 पे होता है, P16 पे, O15 पे, T20 पे, U21 पे, 19 से, इस तरीके से प्रत्येक लेटर का पोजीशन आपको याद रखना पड़ेगा, सीधे भी और उल्टे भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए, अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर का है। बोला है 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन है। किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए जो हम लोग अप्रोच अपनाते हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। जैसे सबसे पहले तो हम लोग तारीख लिखेंगे, तो तारीख हो गया आपका 1। उसके बाद महीने का कोड, तो अगस्त महीने का कोड होता है 4, है ना। इस महीने से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो अगस्त का कोड ध्यान रखिएगा 4। कोड जो होता है पूरे 12 महीने का वह है आपका 255-136, ठीक है। 147 257, इसको आप 2 पार्ट में याद रख सकते हैं, 155 236, 147 257, ठीक है। इसका मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने का कोड, या जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 4, ठीक है। तो 2 पार्ट में आपको कोड याद रखना है, 255 136, 147 257। इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करेंगे। आगे भी एक क्वेश्चन कैलेंडर से हम लोग करने वाले हैं, वहाँ भी इसका उपयोग है। तो सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड, उसके बाद देखिए साल का अंतिम 2 अंक। 1987 का अंतिम 2 अंक क्या होगा 87 होगा। अब एक काम और करना है, साल के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा, तो 4 से भाग करिए, इसमें 4 दूना 8, 7 में 4 से भाग करिएगा, 4 एकम 4। हमें क्या करना है, सबसे पहले तारीख लिखना है, उसके बाद महीने का कोड, फिर साल का अंतिम 2 अंक। साल के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा। वास्तव में इसे हम लोग लीप ईयर काउंट करते हैं कि कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। अब हम इन सबों को एक साथ जोड़ लेंगे, या फिर जो वैल्यू 7 से कट रहा होगा उसको हम यहीं पे काट सकते हैं। तो आइए सबको हम एक साथ पहले जोड़ लेते हैं। तो 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 का लिखेंगे 3 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, 113 आया। अब जो फाइनल वैल्यू आया उसमें हम लोग भाग करते हैं 7 से। 7 से इसलिए भाग करते हैं क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन आपका रिपीट हो जाता है, इसलिए कैलेंडर में हम लोग 7 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अच्छा, 7 से भाग करके ना रिमाइंडर को लिखना है, यानी कि शेष को लिखना है। तो 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, क्या बचेगा आपका 4, 43, 7 छक्के 42, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी जो फाइनल शेष आया हमारा वह 1 आया, और 1 का मतलब होता है शनिवार, यानी कि सैटरडे। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, ठीक है। यह जो दिन का कोड है ना वह शुक्रवार से आपको ध्यान रखना है कि शुक्रवार का कोड होता है 0, शुक्रवार का कोड 0 होता है। अब शनिवार से शुरू कर दीजिएगा, शनिवार का कोड आपका 1 होता है, तो शनिवार का कोड 1 होगा। शनिवार से काउंट करना है, शनिवार का 1, रविवार का 2, सोमवार का 3, मंगलवार का 4, बुधवार का 5, गुरुवार का 6, शुक्रवार का 0, है ना। शनिवार से आपको एक ध्यान में रखना है, शनिवार का कोड 1, रविवार का 2, सोमवार का 3, मंगलवार का 4, इस तरीके से। तो डे कोड तो पूरा सीरियल से है, लेकिन जो महीने का कोड है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यह जो कोड है ना, यह कोड आपका अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर जो है वह अलग अलग बताते हैं, ठीक है। तो अगर हम महीने का कोड चेंज करेंगे तो उसके अनुसार डे का भी कोड आपका चेंज हो जाता है। तो कई जगह अलग कोड भी मिलेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दोनों जगह से या हर जगह से रिजल्ट आपका सेम ही आता है। अगला क्वेश्चन है
बोला है किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को होगा। ठीक है, इसका मतलब देख लीजिए क्या है। इसका मतलब यह है कि मार्च का जो कैलेंडर है वह किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि मार्च का कैलेंडर जिस महीने के कैलेंडर के समान होगा उस महीने के प्रत्येक तारीख का जो दिन होगा वह मार्च के प्रत्येक तारीख के दिन के बराबर हो जाएगा। तो हमें वास्तव में क्या खोजना है इस क्वेश्चन में कि मार्च का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। तो अभी जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक कोड याद किए थे 255136, इस कोड को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा 147257 कई जगह इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी तारीख का दिन निकालना होगा तब तो हमें इसका उपयोग करना ही है। इसके अलावा कैलेंडर रिपीटेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे देखिएगा मार्च का कैलेंडर, तो देखिए जनवरी का कोड या फरवरी का कोड या मार्च का कोड। तो देखिए मार्च का जो कोड है वह कितना है 5। अब आप देखिए कि यह जो 5 कोड है वह और किस महीने का है, तो इस महीने का कोड भी 5 है ना। आखिरी महीना दिसंबर, दिसंबर से पहले नवंबर, यानी मार्च का जो कैलेंडर होगा वह नवंबर के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि मार्च और नवंबर का जो कोड है वो मैच कर गया। तो जिन 2 महीनों का कोड मैच करेगा उन 2 महीनों का कैलेंडर भी आपका मैच करेगा। तो 5 मार्च को जो दिन होगा वह 5 नवंबर को भी होगा। आप बोलिएगा कि सर जनवरी फरवरी का भी जो आपका कोड है ना, जो फरवरी का कोड है वह कोड भी आपका मार्च के कोड के समान है। तो ऑप्शन में आपका फरवरी नहीं दिया है, अगर फरवरी दिया होता तो चांसेस था कि मार्च का कैलेंडर जो है वो फरवरी के समान। क्वेश्चन को देखिए, बोला एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, उसका मुख पश्चिम के दिशा में है। उसका मुख यानी कि उसका जो फेस है ना वह पश्चिम दिशा में है, यानी कि वेस्ट में है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि उसका बायां हाथ यानी कि उसका जो लेफ्ट हैंड होगा ना, बायां हाथ जो है वह किस दिशा में होगा, यही आपका क्वेश्चन। व्यक्ति का चेहरा पश्चिम दिशा में है, हमें बताना है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अच्छा, ध्यान से पहले दिशाओं को आप यहाँ पे समझ लीजिए। जब भी हम लोग दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं तो दाहिने हाथ के तरफ हम लोग लेते हैं पूरब दिशा यानी कि ईस्ट, और बाएं हाथ के तरफ हम लोग लेते हैं वेस्ट। ठीक है, ऊपर में जो दिशा होता है वह होता है आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, और जो नीचे वाला दिशा होता है ना वह आपका होता है साउथ यानी कि दक्षिण। इसी चारों डायरेक्शन से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। बोला है कि व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। तो व्यक्ति का सिर नीचे है, जैसे ही व्यक्ति के सिर को ऊपर करेंगे तो उसका चेहरा वेस्ट के अपोजिट में हो जाएगा। अभी चेहरा वेस्ट में है, वह कहाँ चला जाएगा, ईस्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि व्यक्ति को हम लोग सीधा करेंगे। अभी उसका सर नीचे है तो पश्चिम दिशा में उसका चेहरा है, जैसे ही उस व्यक्ति के सर को हम ऊपर करेंगे तो उसके चेहरे का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी वेस्ट से क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो पहला काम हमें यही करना है कि व्यक्ति का अगर सर नीचे है तो सर को हम ऊपर करेंगे, जैसे ही सर को ऊपर करेंगे तो चेहरा का उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ईस्ट रहेगा तो वेस्ट, वेस्ट रहेगा तो ईस्ट, साउथ रहेगा तो नॉर्थ, नॉर्थ रहेगा तो साउथ। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि अब उसका चेहरा ईस्ट में है, अब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ बाएं तरफ। तो अब हमें ईस्ट का बाएं चलना है। बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो नॉर्थ में चले जाइएगा, यानी उसका बायां हाथ जो होगा वह किस तरफ होगा, उत्तर में होगा। अगर बायां चलना होगा ना, बायां चलना होगा तो कैसे हम लोग चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे। और अगर दाहिना चलना होता है तो हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से घड़ी के दिशा में। तो इसमें क्या चलना है, हमें बायां हाथ निकालना है, तो बाएं तरफ चलेंगे तो पूरब का बायां कौन सा दिशा होगा, नॉर्थ होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में अस्मिता का रैंक ऊपर से छठा है। अस्मिता का रैंक देख लीजिए, अस्मिता का जो रैंक है ना, अस्मिता का जो रैंक है वह क्या है, ऊपर से छठा है। चलिए ऊपर से यानी अप से छठा। आगे बढ़ते हैं। और हर्ष का रैंक नीचे से, और हर्ष जो है ना इसका रैंक नीचे से यानी कि डाउन से जो है ना, नीचे से क्या है, 18वां है। ठीक है, दो व्यक्ति है, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन से रैंक दिया है। अस्मिता का रैंक ऊपर से छठा और हर्ष का रैंक नीचे से 18वां।
आगे एक और व्यक्ति है मंगेश। अगला डाटा दे रखा है किसका, मंगेश का दे रखा है। मंगेश के बारे में देख लीजिए क्या बोला है। मंगेश के बारे में बोला है कि मंगेश का रैंक अस्मिता से 14 नीचे, अस्मिता से 14 नीचे, तो अस्मिता ऊपर से 6 नंबर पर है, तो 6 का 14 नीचे यानी ऊपर से कितना नंबर पर होगा, मंगेश का रैंक 20 नंबर पर होगा। अस्मिता से 14 नीचे, तो अस्मिता ऊपर से 6 नंबर पर है, 6 के 14 नीचे यानी कि 20 नंबर पर मंगेश होगा। आगे, और हर्ष से 15 ऊपर, तो हर्ष नीचे से 18 नंबर पर है, इसके 15 ऊपर यानी 18 + 15 33, यानी नीचे से यह कितने नंबर पर हो जाएगा, मंगेश 33 नंबर पर हो जाएगा। देख लीजिए यही तो डाटा दिया है ना, बोला है कि मंगेश का रैंक अस्मिता से 14 नीचे, तो अस्मिता ऊपर से 6 नंबर है, 6 के 14 नीचे यानी कि ऊपर से 20 नंबर पर मंगेश हो जाएगा। और हर्ष से 15 ऊपर, तो हर्ष नीचे से 18 नंबर पर है, 18 के 15 ऊपर यानी 18 + 15 33, यानी नीचे से 33 नंबर पर। तो किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मालूम हो जाए, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, लेफ्ट प्लस राइट -1, यही फॉर्मूला यूज करते हैं जो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। तो 20, यहाँ पे 33 होगा, 20 और 33 53 - 1 कितना हो जाएगा, 52, यानी उस पंक्ति में कुल मिला के कितना व्यक्ति, 52 व्यक्ति। किसी भी पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से दे, बाएं से भी दे दाएं से भी दे, उस पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 या फिर अप प्लस डाउन -1। तो यहाँ मंगेश का स्थान ऊपर नीचे दोनों स्थान से मालूम हो गया है, इसलिए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होगा, अप प्लस डाउन -1 करेंगे। अगला देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोला मोहन की शादी राधा से हुई। अब देखिए मोहन का जो शादी हुआ है ना, वह शादी किसके साथ हुआ है, राधा के साथ। तो मोहन तो मेल है, इसका शादी हो गया है राधा के साथ, यानी मोहन और राधा पति पत्नी। ठीक है, राधा महिला है, पति पत्नी के बीच प्लस सिंबल, जो पुरुष होगा उसको रखना है ट्रायंगल में, महिला को सर्किल में। और आगे देखिए क्या बोला, और मीरा की शादी राहुल से। यहाँ ना तो मीरा है ना ही राहुल है। आगे बढ़ते हैं, मीरा मोहन की बहन है। मोहन की बहन कौन है, मीरा है। ठीक है, मीरा जो है वो मोहन की बहन है, और मीरा की शादी राहुल से। अब मीरा की शादी किससे करना है, राहुल से करना है। चलिए मीरा की शादी राहुल से करा दिए। ठीक है, चलिए हो गया। देख लीजिए इस क्वेश्चन में जो बोला है सभी डाटा सेटिस्फाई हो रहा है। मोहन की शादी राधा से, देख लीजिए मोहन की शादी राधा से। मीरा की शादी राहुल से, मीरा की शादी किसके साथ, राहुल से। मीरा मोहन की बहन, मीरा देख लीजिए मोहन के जस्ट बगल में है, तो मोहन की बहन हो जाएगी। अब बताना है तो राधा राहुल की क्या है, राधा जो है वह राहुल की क्या है, तो राहुल के पत्नी के भाई की पत्नी, राहुल के पत्नी के भाई की पत्नी, यानी राधा जो है वह राहुल की भाभी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। देखिए मीरा के भाई की पत्नी यानी मीरा की भाभी राधा होगी, तो इसके पति का भी क्या हो जाएगी, राधा भाभी हो जाएगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, बिंदु रेखा पर मोड़ने पर दी गई पारदर्शी शीट किस पैटर्न के समान दिखेगी। इस रेखा पे मोड़ना है, यानी इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो जब आप इस तरीके से फोल्ड करिएगा तो यह लाइन जो है ऊपर से चला जाएगा, यानी कि आकृति बी हमारा आंसर होगा। और आकृति बी कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। यह कथन है पहला। दूसरा कथन, हमने मैच जीत लिया है। यह दो कथन है। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे, और दूसरा हमने मैच जीत लिया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले होंगे। बिल्कुल सही बात है, कथन के हिसाब से तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मैच अगर जीता है, मैच तो जीत गया, इसका मतलब सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेला होगा। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। अगर कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेलता तो मैच नहीं जीतता, क्योंकि कंडीशन लगा रखा है कि सभी खिलाड़ी अगर पूरी क्षमता से खेलेगा तभी मैच जीतेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से है। देखिएगा यहाँ पे 6 और 4 से 52 बनाया है। तो वास्तव में देखिए स्क्वायर करके ऐड किया, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करिए 52 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐड करिए 34 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 34 हो जाएगा।
उसी तरह से 8 का स्क्वायर यानी 64 में क्या ऐड करेंगे तो 68 होगा 4, मतलब यहाँ 2 होगा तभी तो 2 का स्क्वायर करिएगा। तो 64 और 4 68, मतलब कि मिसिंग नंबर जो है वो हमारा क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ 2 लेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो यह था आज का आखिरी सवाल। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।